नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 5 जून 1972 को हुई थी। इसकी शुरुआत यूएनओ से हुई थी, लेकिन इसकी मेज़बानी करने वाला देश स्वीडन था और 50 साल पूरे होने पर एक बार फिर इसकी मेज़बानी स्वीडन करने वाला है। अगर हम बात करें धरती को लेकर, धरती सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसके जो रिसोर्सेज हैं वो बड़े ही सीमित हैं, उसके बावजूद तरक्की के नाम पर हम इतना ज़्यादा इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हर बार कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि जीवन दुर्लभ होता जा रहा है। इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं और आपके सहयोग से हम किस तरह से धरती के ऊपर जीवन को बचा सकते हैं। इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर अब्दुल कयूब का, जो डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं यूटी के। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। दूसरे खास मेहमान हमारे पास पर्यावरण विभाग से हैं, मौसम विभाग केंद्र चंडीगढ़ से मनमोहन सिंह जी डायरेक्टर हैं यहाँ के। तो सर, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम बात करें पर्यावरण दिवस को लेकर, हर साल ये मनाया जाता है, इसकी थीम भी बेशक रखी जाती है, तो क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के जो दिवस मनाने की? देखिए, समय के साथ साथ जो है ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं। हम लोग आज से 50 साल पहले जो हमारी बोनाफाइड नीड्स थी अब वो नहीं है, हमें उसमें ढेर सारी चीज़ें ऐड हुई, तो नेचुरली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है जी। तो इसलिए जो है ऐसे डे सेलिब्रेट करने से हम लोगों को सेंसिटाइज कर पाते हैं, ये समझते हैं कि हम अपनी नीड्स को तो देखें ही देखें, साथ में फ्यूचर जनरेशन्स की भी नीड्स को ध्यान रखना है। एटलीस्ट जिस फॉर्म में हमने अर्थ को या बाकी रिसोर्सेज को अपने फोरफादर से इनहेरिट किया, उससे एटलीस्ट नहीं बेटर तो कम से कम उस कंडीशन में हम अपने चिल्ड्रन को या यंगर जनरेशन्स को देख के जा पाएँ। इसलिए आप देखेंगे आजकल हम इवन वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबिलिटी की बात होने लग गई है। तो यही कारण है कि हर साल एक थीम रखा जाता है। जैसे इस साल का थीम है ओनली वन अर्थ जी। तो हमारे पास एक ही अर्थ है, हमें इसको प्रोटेक्ट नहीं अगर हम कर पाते हैं तो नेचुरली हम आने वाली जनरेशन्स को हम उस अच्छे फॉर्म में अर्थ को गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो सर, अगर हम बात करें, जैसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर हैं, हर बार हर रोज़ शायद हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बात करता है कि पेड़ कट रहे हैं या गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसको लेकर अगर हम बात करें तो आपका विभाग किस तरह से काम कर रहा है? ये बात बिल्कुल ठीक है, कई ढेर सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आते हैं और उस वजह से हम उनको फेलिंग परमिशंस देते हैं। लेकिन ये चंडीगढ़ में ख़ास बात ये है कि एक ट्री फेल होने के कंपनसेशन में हम 5 टाइम्स प्लांट करते हैं जी। ये कई राज्यों में अलग अलग पॉलिसीज़ हैं इसकी। इसी तरीके से जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत डील किया जाता है और डाइवर्जेंस दिए जाते हैं। तो मेरा विभाग या मंत्रालय ये ध्यान रखता है कि हम साथ ही साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को हम हैम्पर तो नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम एक रीजनेबल चेक भी होना चाहिए जी। कि जो हम फेलिंग कर रहे हैं या परमिट कर रहे हैं, क्या हम उनको कंपनसेट भी कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग कई बार पूछते हैं कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे एक 40 साल का फुली ग्रोन ट्री हटा दिया और उसकी जगह एक बहुत छोटा सा नन्हा सा पौधा आपने रिप्लेस कर दी, तो क्या ये कंपनसेशन है? तो मैं मानता हूँ ये कंपनसेशन पूरी तरीके से नहीं है। इसीलिए इसमें एक कंपोनेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी ऐड करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, दूसरे और एंसिलरी एक्टिविटीज़ करके उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि मिनिमाइज़ किया जाए इतना इम्पैक्ट है। जैसे इसमें जो हम लोग कई बार बात करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे स्कीम्स ले आते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को और हम साथ लाते हैं, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं ताकि लोगों की डिपेंडेंसी और भरोसा डिपार्टमेंट पे बढ़े और इलीगल फेलिंग्स रुकें जी। लेकिन मेरा मानना है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर हो रहे हैं तो उसमें हमें फेलिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बट कंपनसेशन अगर हम सही से करें तो कुछ हद तक ये कंपनसेट जरूर हो सकता है जी। सर, आपने भी यहाँ पर बात की कि अगर एक पेड़ की जगह 5 पेड़ लगाते हैं, बहुत तरह की स्कीम्स आती हैं, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट को लेकर बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितने पेड़ लगाए गए वो इतने बड़े भी नहीं होते कि तरक्की के नाम के ऊपर उन्हें फिर से काट दिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ऐसा चंडीगढ़ में तो नहीं है और मैं इसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश में रहा हूँ, वहाँ भी मेरा मानना है ऐसा तो नहीं है। जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं, प्रपोज करते हैं, वी कॉल इट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन साइट। इन सब जगहों पे जब अगली बार डाइवर्जन होगा तो ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जी। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ कि होता होगा कि हमने पहले प्लांट किया फिर 4 साल बाद फिर उसको काट दिया, इस तरह से नहीं। जब भी कोई स्कीम की जाती है या गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ध्यान रखते हैं कि उसको जो है 10 साल का हम प्लान लेके चलते हैं कि 10 साल उसका मेंटेनेंस रखा जाता है और इस वजह से उसका आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर सकूँ, मालवया में हमने एक प्लांटेशन किया है। आई वुड मतलब रिक्वेस्ट यू टू गो एंड सी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये 5 साल पहले ये लैंड जो है बिल्कुल बैरन लैंड थी, अब हम वहाँ पे एक थिक फॉरेस्ट हमने
एक रूप दे रखा है इसका। और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, कई ढेर सारे अब जंगली जानवर भी आपको दिखेंगे। मंकीज़ तो अच्छी संख्या में आपको दिखेंगे जो हम सिटी से किनारे पे हम डाइवर्ट कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नहीं सब संभव हो पा रहा है कि हम एक थिक फॉरेस्ट क्रिएट भी कर पा रहे हैं। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से सहयोग मिलता है मौसम विभाग को और वेदर को यानी करेक्ट करने में या उसको एक चैनलाइज करने में? मतलब मौसम जो विभाग है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। मतलब उसका जो मेन टारगेट रहता है कि जो डिफरेंट जो वेदर को ऑब्जर्व करना, उसके बाद आने वाले समय की जो वेदर की फोकस देना, तो उसमें जो ऑब्जर्व करके हम लोग उसको एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि जो पिछले जो वेदर थे उसमें क्या क्या चेंजेस आई। तो जैसे आपने लास्ट सेंचुरी में देखा गया कि जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बात चलती है, तो ग्लोब का टेम्परेचर भी राइज हुआ है, पूरे अर्थ का टेम्परेचर मतलब 0.76 राइज हुआ है। और जो अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखें तो जो अपना जो नॉर्थ पोल एंड आर्कटिक रीजन है उसमें ज़्यादा मतलब डबल मात्रा में जो टेम्परेचर राइज हुआ है और वहाँ पे जो ग्लेशियर वो भी अगर अभी हम बात करें 2020 को लेकर कि उसमें कहा गया था कि जिस समय पर ट्रैफिक नहीं था या सब लोग घरों के अंदर थे तो उस समय पर काफ़ी इसका इम्पैक्ट आया था। तो कितना इसका फ़र्क पड़ा था 2020 का मौसम विभाग के हिसाब से? जैसे वो जो लॉकडाउन के टाइम पे जैसे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, मतलब पूरा जो एक तरह जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, जो भी टेम्परेचर जैसे वार्म हो रहा है तो जो ग्रीन हाउस के गैसेस की वजह से ही ज़्यादा हो रहे, तो उस टाइम जो गैसेस का जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत कम हो गया था। तो उस टाइम जो 2020 में तो बिल्कुल ही, जैसे अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो जैसे हीट वेव कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं तो एकदम जीरो हो गई थी। इवन 2021 में भी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो लॉकडाउन पीरियड ही रहा, ज़्यादा मतलब व्हीकल नहीं चले, तो उस टाइम में भी जो टेम्परेचर कोई खास नहीं बढ़े थे, मतलब हीट वेव कंडीशन बहुत कम रहे थे। लेकिन अगर हम जैसे अभी 2020 मतलब अभी करंट ईयर की बात करें तो इस बार बहुत ही गर्मी पड़ी है। जो मार्च और जो अप्रैल का महीना था ये काफ़ी वार्म रहा। एक तरह अप्रैल महीना तो जो है वो एवर वार्मेस्ट भी रहा, मतलब बहुत सारे जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो भी ब्रेक हुए हैं। तो जो अपने इन्वायरमेंट का जो है अपने वेदर के ऊपर जो बहुत इम्पैक्ट रहता है और जिसमें जो टेम्परेचर भी राइज होते हैं। और इसमें देखा होगा कि ये भी कि इवन अभी जो लोकलाइज जो बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है कहीं कम होती है, तो ये भी एक जो है वो अपने क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ तो चंडीगढ़ ही बहुत ही छोटी सी एक सिटी है, अगर इसमें कभी लेक साइड बारिश हो जाती है और इधर जो साउदर्न पार्ट्स हैं वहाँ नहीं होती हैं, जो बाकी 40 सेक्टर है, इवन हमारी कभी कभी ऑब्जर्वेटरी में बारिश नहीं होती, लेकिन लोग बता देते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया साइड में बारिश होगी वहाँ हेल स्टॉर्म भी हो गया। तो यहाँ पे जैसे सपोज कहीं जो एरिया पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत सारे एसीज ही लगे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी हीट जनरेट हो रही है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया ज़्यादा मतलब क्रिएट हो गया और वहाँ पे जो एयर है वहाँ पे ज़्यादा लिफ्ट हो गई और वहाँ पे कहीं ज़्यादा सी भी क्लाउड मतलब वो बढ़ गया। तो इस तरीके से मतलब जो टेम्परेचर के ये तो बहुत माइक्रो लेवल में है, अगर हम अपने लार्ज स्केल में भी देखें तो इसके बहुत मतलब इम्पैक्ट हो रहे हैं आजकल। जैसे क्लाइमेट चेंजेस मतलब इतनी चेंजेस आई हुई हैं, मैं आपके पास आना चाहूँगी। जैसे मनमोहन जी ने कहा कि जैसे वेदर में एकदम से चेंजेस आए हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेदर के जो यानी कि जो टेम्परेचर का जो चेंज आया है उसकी वजह से बहुत सारी शायद अगर हम पशु पक्षियों की भी बात करें वो भी इससे प्रभावित हुए हैं और बहुत सी प्रजातियां जो हैं वो विलुप्त होने पर आई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको आंसर करने से पहले मैं मनमोहन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अभी मैं आऊँगा इस पर। इन्होंने जो बात कही कि जैसे आपने इनसे डेटा वाली बात कही कि डेटा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वर्किंग है इट्स प्योरली साइंटिफिक इन नेचर। तो जब जो हमें ये डेटा प्रोवाइड करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डेटाज हैं या रेनफॉल है, वाटर अवेलेबिलिटी, उस दैट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग अ बेटर पॉलिसी। तो बड़ा अच्छा रोल है इनका, बड़ा हम लोग आभारी भी हैं इसके, बड़ा टाइमली हमें इंटरवेंशन आता रहता है, रिपोर्ट्स हमारे पास आती रहती है, हम लोग इनको रेन गॉज वगैरह डेटा प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कोविड वाली बात कही, लॉकडाउन वाली बात, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोविड में हीट वेव्स का तो था ही था। इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जब मैं शेयर करना चाहूँगा कि एयर क्वालिटी जो है हमारे यहाँ मॉनिटर किया जाता है रेगुलरली, तो उस टाइम एयर क्वालिटी एक टाइम पे 17 रिकॉर्ड हुई थी, विच इज़ प्रॉब्ली द लोवेस्ट। अगर आप 17 देखें तो बहुत शानदार एयर क्वालिटी दिखाता है। वो कोविड चूँकि लॉकडाउन हो गया, सारी इंडस्ट्री जितने इफ्लुएंट्स हैं, व्हीकुलर पोल्यूशन सब लगभग बंद हो गए, तो एयर क्वालिटी बेटर होते होते जो है 17 तक पहुँच गई। तो नॉट ओनली दिस, इवन दिल्ली में कई ऐसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी आए जहाँ पे यमुना का पानी जो है एकदम क्लीन दिखने लग गया। तो मैं तो सोचता हूँ कि एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि साल में हम 2 दिन 4 दिन जो है डिक्लेयर ही कर दें एडवांस में
कि भाई इस तारीख को हम 2 दिन पूरा बंद रखेंगे ताकि इन्वायरमेंट भी रीबूटिंग चालू हो। तो ये एक बड़ा अच्छा वो तो नेचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली और जब हमें एडवांस से पता होगा तो शायद हम दूसरे जो इकोनॉमिकल लॉसेस हैं उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कि इस 2 दिन। तो मेरा मानना है आने वाले टाइम में ऐसा जरूर होगा जब हम और बेटर तरीके से हम पृथ्वी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो स्कीम्स की अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, तो ये एक स्कीम इसमें ये भी रखी जानी चाहिए कि 2 दिन के लिए बंद किया जाए। अब मैं आपके ओरिजिनल सवाल पे आता हूँ, जो आपने रेट ऑफ एक्सटेंशन की बात की कि टेम्परेचर बढ़ने से इन चीज़ों से क्या असर पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे पिछले एक सेंचुरी में रफली 1 डिग्री राइज हुआ है जी। इससे क्या हुआ, ग्लेशियर से तो आइस मेल्ट हो ही रहे हैं, साथ में जो है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एक स्टडी बताती है कि दैट हैज कम एट एक्सेलरेटेड रेट। बहुत तेजी से कई ढेर सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं जी। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज, कि हमने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बड़ा अच्छा नहीं है जी। इनफैक्ट 2002 में जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन CBD बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया, उसके बाद अब रूल्स 2004 में आए। तो अब हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन चालू करा, कैसे बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या कंपोनेंट हैं, कितने माइक्रो स्पीशीज हैं या फ्लोरा फौना डाइवर्सिटी क्या है, कैसे। अब हमने ठीक से उनको कंपाइलेशन चालू किया है, तो आई एम श्योर अब हम इन चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। बट कई स्टडीज कंफर्म करती हैं कि बिकॉज ऑफ द इरेटिक रेन, क्लाइमेट चेंज, इनफैक्ट अब तो ये माना ही जा चुका कि इट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट अ होक्स एनीमोर। तो इस पे असर पड़ा है और मेरा मानना है कि स्पीशीज कई तरीके से घट रही हैं। अब मैं चंडीगढ़ स्पेसिफिक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक स्पीशीज हमारे पास पैंगोलिन, तो हम लोग ऐसा जो एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं उसमें भी रिफ्लेक्ट हुआ कि ये स्पीशीज बहुत तेजी से इसकी संख्या लगातार इसमें कम होती जा रही है, घट रही है जी। तो ये तो आपने स्पीशीज की बात कही, क्या ये बात सही है कि बहुत सारी, हम बेशक स्पाइसेस की तो अगर हम बात करें, बहुत से बीज शायद ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, इज दैट ट्रू? मेरा मानना ये बिल्कुल ठीक है, कई रिसर्च में कंफर्म भी किया है, कई स्पीशीज, नॉट ओनली सीड, हर तरह की इस स्पीशीज में एक्सटिंक्शन का रेट बढ़ रहा है। और अगर हम चीज़ों को रीऑर्डरिंग नहीं करते हैं या ऐसे इवेंट्स नहीं करते हैं जिससे लोग सेंसिटाइज हों, बेसिक जो हम जिस तरीके से अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, अगर हम ये कंट्रोल नहीं होता तो ये रेट्स और बढ़ेंगे। यानी जितने रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। इनफैक्ट एक और इसमें एक डेटा है दैट सेज कि हम लोग जो करंट ह्यूमन पॉपुलेशन जितना अर्थ यूज़ कर रही है, हमारे पास वी हैव ओनली 1 अर्थ, बट इफेक्टिवली वी आर यूजिंग 1.6 टाइम्स ऑफ द अर्थ। यानी हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उसका 60% हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम किस तरह जा रहे हैं? और एक और स्टडी बताती है कि जितना हम रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, नेचर हील्स इटसेल्फ आल्सो। हीलिंग का रेट कम है, रिप्रोडक्शन का रेट कम है, बट कंजम्पशन का रेट बहुत ज़्यादा है। इससे क्या होगा, आपने जो पूछा किस तरफ जा रहे हैं, उससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज हम नहीं छोड़ पाएंगे। और यही कारण है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने लग गए। लेट अस टॉक अबाउट कंजम्पशन, बट एट द सेम टाइम हम यंगर जनरेशंस के लिए हम क्या छोड़ पा रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर मैं मनमोहन जी आपसे जानना चाहूँगी, जैसे अभी बात कही कि रिसोर्सेज जो हैं हम वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसमें हम शायद पानी को नहीं भूल सकते, जो बहुत ज़्यादा एक, हम हवा के बिना चले कह सकते हैं कि कुछ सेकंड या मिनट नहीं रह सकते, पानी के बिना भी हम लोग नहीं रह सकते। तो अगर हम बारिश की बात कहें तो ये कही जाती है कि बारिश वैसे तो जितनी हमें ज़रूरत है पानी की उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह से हम उसको स्टोर करके हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं या हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं? अभी तो जैसे बारिश का देखें तो जो लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखें तो खास करके जो विंटर में बारिश होती है, मानसून सीजन में बारिश होती है, 2 ही मतलब सीजन रहते हैं जो इसमें जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो डिक्रीजिंग ट्रेंड ही आ रहे हैं। जैसे मानसून के मेन मंथ्स होते हैं, उसमें जुलाई और जो अगस्त का महीना होता है, इसमें ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इसी में जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड हो रहे हैं। और साथ में अगर देखें तो जो जून का महीना, एक्चुअली जो मानसून सीजन है वो जून से स्टार्ट हो जाता है और सितंबर में एंड होता है, लेकिन जो अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो मानसून है वो अप्रोच करता है एंड ऑफ द जून में। लेकिन जो अभी जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें जून और सितंबर में जहाँ पे कम बारिश होती है, इसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहे हैं, सितंबर में भी और जो जून मंथ में भी। लेकिन जो क्वांटिटी वाइज देखें तो इनमें बारिश जो वो बहुत कम रहती है। तो अभी जैसे अगर हम इसको जितनी भी जो भी बारिश आती है, जहाँ जो फ्रेश वाटर है, वाटर तो एक्चुअली कंजर्व है, मतलब ना ही तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही ये क्रिएट होता है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो क्योंकि जो इसकी यूटिलिटी है वो डिमांड बहुत बढ़ गई हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, पॉपुलेशन हो गई, तो जो हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो इतना चेंज हो चुका है कि जो वाटर का जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो यही है कि इसको जो नए जो आपने गवर्नमेंट प्लान बनाती है, जहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं, हमें उनको जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि जो फ्रेश वाटर है हम उसको जो है वो अपने
बचा सकें, जहाँ जैसे अभी जैसे पहले बहुत सारी लेक्स होती थी, वाटर चैनल जितने जो अपने छोटी छोटी नदी नाले होते थे अपने प्लेन एरिया में, उसमें बहुत पानी सारा साल ही बहता रहता था। लेकिन आजकल तो जब बारिश होती है उन्हीं दिनों में पानी देखने को मिलता है, नहीं तो अदरवाइज पानी जो है वो देखने को ही नहीं मिलता है। तो यही है कि जो हमें से अपने फ्रेश वाटर है उसको हमें सेव करना चाहिए, तो वो उसी से ही जो है वो हमारा मतलब एक हल निकल सकता है। जी डॉक्टर अयूब, जैसे कि इन्होंने बात कही कि पानी को लेकर बात की, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर बात कही, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर लैंड भी काफ़ी जगह जो है वो कम हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन जगह जगह ज़्यादा हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस प्रश्न पे आऊँगा, बट जो मनमोहन जी ने कहा मैं अगेन उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो वाटर है उसको लेके एक तो गवर्नमेंट बहुत कई इनिशिएटिव्स ले रखी है। मैं इंसिडेंटली चंडीगढ़ का स्पेशल सेक्रेटरी हूँ वाटर रिसोर्सेज का जी, तो उस हिसाब से मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास, आई वुड लाइक टू शेयर। सो जैसे इसमें हमने एक चीज़ ये करा कि अभी चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे बिल्डिंग बाई लॉज को अमेंड करके ये कंपलसरी कर दिया गया कि हर घर जो एक कैनाल या उससे बड़ा है उस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना ही चाहिए। तो अब इसको धीमे धीमे इन्फोर्स किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो मनमोहन जी कह रहे थे कि भाई पानी तो नो डाउट सही बात है, बारिश के टाइम में ही दिखता है, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इवापोरेट हो जा रहा है जी, और हम धीमे धीमे जो हमारी बेसिक नीड्स है वाटर की, तो हम ग्राउंड से वाटर स्टार्ट कर रहे हैं तो ग्राउंड टेबल भी नीचे जा रहा है। बिल्कुल। तो लेट अस हैव सम मेथड जिसमें हम वाटर को कंजर्व कर पाएं। तो जो बारिश का पानी आपके छतों पे इकट्ठा होता है वो अल्टीमेटली हम लाके एक चैनल के थ्रू एक जगह स्टोर करना शुरू कर देंगे तो लोकल जो है टेबल तो रिचार्ज होगा ही होगा, साथ में हमारी नीड इसी से कुछ हद तक पूरी हो जाएगी जी। इसके अलावा जो है कई ढेर सारे रिचार्जिंग यूनिट्स पॉइंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं जहां ग्राउंड को हम रिचार्ज करने की बात करेंगे। इसके अलावा अभी नया कंसेप्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने शुरू किया, वी कॉल इट अमृत सरोवर जी। तो जितने सरोवर हैं आसपास के छोटे छोटे तालाब हैं इनको रिज्यूविनेट किया जा रहा है और साथ ही साथ एक बहुत डिटेल मैसिव स्कीम बना रखी है कि भाई आप इस तरह के प्लांट लगाएंगे ये जो कि हेल्पफुल हैं वाटर कंजर्वेशन में, या लोगों को और इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी बड़ा दमखम और जोर से इस पे काम कर रही है। तो जैसा कि आपने स्कीम्स की बात कही, तो एक स्कीम्स बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना या उसको फॉलोअप लेना कि वो कितने अच्छे से काम कर पा रही है, तो ये चीज़ें रहती हैं या फिर कागजों में स्कीम्स का नाम लिखा जाता है? मेरा तो मानना है कि काम जमीन पे हो रहा है जी, और नो डाउट ये प्लेस टू प्लेस ऑफिसर टू ऑफिसर भी वेरी करता है, बट चीज़ें हो रही हैं। जैसे मेरे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको दिखा सकता हूँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कई ढेर सारे क्रिएट हुए हैं और लगातार गवर्नमेंट का एक टारगेट, इनफैक्ट इस साल एक कैंपेन शुरू किया गया है कैच द रेन। सो कैच द रेन में मार्च 29 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था और ये नवंबर तक जाएगा। इस 6 महीने में आई एम श्योर आप देखेंगे देयर विल बी साइजेबल चेंज, जो विजिबल चेंज रादर वो दिखेंगे आपको कि ये ज़मीन पे हो रहे हैं। अब मैं आपके पहले प्रश्न पे आता हूँ, दैट वाज एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है विद पासिंग टाइम श्रिंक हो रहे हैं, उनका नेट एरिया घट रहा है। हालांकि इसमें काउंटर व्यू भी है कि एग्रीकल्चर लैंड फॉरेस्ट लैंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो फॉरेस्ट एरिया घट रहा है और एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहा है, बट नेट अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे मेरा मानना है एग्रीकल्चर लैंड्स घट रहे हैं जी। उसका बहुत बेसिक कारण है, अगर हम सिर्फ चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों को देखें तो ढेर सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं। तो इसका बहुत बेसिक सा कारण यह है कि जो है लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, कंस्ट्रक्शंस तो हो रहे हैं और होंगे भी, बट हम इन चीज़ों को कुछ हद तक कंपनसेट भी कर रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम गवर्नमेंट को रियलाइज़ होगा कि हाँ अब एग्रीकल्चर लैंड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आई एम श्योर सम पॉलिसी विल कम अप कि आप इस तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास एक मेथड है कि आप चेंज ऑफ लैंड यूज़ करके आप अपना लैंड का जो भी यूजिंग पैटर्न है दैट यू कैन चेंज जी। यहाँ पर मैं दोनों से ही एक सवाल करना चाहूँगी कि बेशक ये बात कही है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम हो रही है, एक चीज़ को हम साथ में नहीं भूल सकते कि जो सॉइल की क्वालिटी है वो भी डे बाय डे कम हो रही है। तो उसमें दोनों विभाग किस तरह से काम करते हैं कि अगर बारिश होती है तो किस तरह से जो बहकर जो आपकी जो अच्छी मिट्टी है वो ना जाए, और किस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मौसम विभाग दोनों मिलकर काम करते हैं? मैं आपको एक डेटा से अपनी बात कहना चाहूँगा कि जब चंडीगढ़ प्लान हुआ था इन 1958-60 के आसपास में, सुखना लेक पहले बनाई गई, फिर उसके बाद एक सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बनाया गया जी। और चूंकि सुखना लेक को फीड करता है सैंक्चुरी, जो वाटर है कैचमेंट का मेजर पोर्शन सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ही है, लगभग 70-80%। अब वहाँ से जो पानी बह के आता है, चूंकि हम शिवालिक के फुट हिल पे हैं, बहुत फ्रेजाइल जोन है ये सॉइल की और बहुत वीक सा सॉइल होता है। जैसे बारिश आएगी तो आप देखेंगे पानी में पूरा सॉइल भरा हुआ है और सब फ्लो करके डाउन स्ट्रीम आके डिपॉजिट होता है सुखना लेक में। तो एक स्टडी की गई उस टाइम, ली कार्बुजियर देन आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़, ही प्रेडिक्टेड कि बाय 1980 सुखना लेक विल डाई।
ओके। डाई मतलब कि ये पूरा भर जाएगा सिल्ट से, फ्लैट हो चुका होगा। और आपने देखा होगा 2016 में ऐसी स्थिति लगभग आ सी गई थी। जी। फिर बाद में जो है सूख गई थी सुखना 2016 में, और बाद में लोगों ने श्रमदान किया और ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो सुखना जो है लगभग 80% सिल्टेड है, बट 20% इज स्टिल देयर। इसकी हाइट जो है, डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर के आसपास है, 2 मीटर के आसपास एक एवरेज में डेप्थ की बात कर रहा हूँ, इट इज स्टिल देयर। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इसके अपस्ट्रीम में जहाँ जो कैचमेंट है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें ढेर सारे काम किए गए। मैं 2-3 चीज़ें बताना जरूर चाहूँगा। एक तो उसमें जो है लगभग 100 से ज़्यादा चेक डैम्स बनाए गए। जी। मतलब बहुत मैसिव नेटवर्क है वाटर बॉडीज़ का। ये लगभग 26 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसमें लगभग प्रिसाइसली 180 के आसपास चेक डैम्स है। जी। और इनमें से जो भी पहले पानी पहाड़, छोटे छोटे जो पहाड़ों से बारिश होती है, पानी जो है उससे सिल्ट के साथ, सॉइल के साथ मिक्स होता है, अल्टीमेटली डैम में आता है। डैम पहले फेल होगा, फिर जो एक्स्ट्रा वाटर होगी स्पिलवे के थ्रू क्रॉस होते हुए नीचे आएगा। तो उस प्रोसेस में जो वाटर के साथ सिल्ट मिक्स्ड है वही सेटल हो जाता है। अब फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर नीचे फ्लो होती है एंड अल्टीमेटली रीचेस सुखना लेक। इससे क्या हुआ कि जो सिल्ट सुखना लेक आनी थी, हमने काफ़ी हद तक वहीं रोक दी। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि वो डैम खुद भर गए। तो अब हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उन डैम्स को हम क्लीन करते रहते हैं। ये इसको वी कॉल इट इंजीनियरिंग मेथड ऑफ इंटरवेंशन। चेक डैम्स हैं, गैबिन स्ट्रक्चर हैं, बोल्डर्स कई जगह हमने प्लेस की, इस तरह कई इंटरवेंशन किए गए। इसके अलावा हमने बहुत मैसिव लेवल पे वेजिटेटिव मेथड अडॉप्ट किया। मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं, जैसे अरेंडोडोनैक्स एक स्पीशीज़ है, इसको हम सारे जो चोज हैं, जो ये नदी नाले हैं, इसके बैंक के किनारे किनारे हमने इसको प्लांट किया। और इट हैज़ गॉट इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ अरेस्टिंग सॉइल। अगर आप देखेंगे इसको निकाल के ज़मीन से, तो रूट सिस्टम्स का बड़ा सरफेस पे ही होता है और बड़ा अच्छा खासा सॉइल होल्ड करता है। जी। तो नेचुरली अगर सॉइल वहीं होल्ड कर लेगा, बैंक इरोजन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ, तो सुखना लेक में नहीं जाएगी। तो इन दोनों पे हमने बड़ा मैसिव तरीके से काम करा है, और यही कारण है कि सुखना में आई थिंक ठीक ठाक इट्स स्टिल गुड। हाँ, इसी पे मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। हमारा एक GKMS प्रोग्राम, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, तो वो जो पूरे कंट्री में चल रहा है, उसमें जो हमारे 165 जो है एग्रोमीटियोरोलॉजिकल फील्ड यूनिट है, इसके साथ हमारी जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विभाग है पूरे स्टेटों के, वो जुड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस प्रोग्राम के तहत हफ्ते में जैसे 2 दिन जो है वो फार्मर्स के लिए ही जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो जितने भी ये अपने यूनिवर्सिटीज़ के अपने जो एग्रोमीटियोरोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स हैं, और फिर उसके बाद दामू है, दामू मतलब डिस्ट्रिक्ट जो एग्रोमीटियोरोलॉजिकल फील्ड यूनिट, तो हम लोग ब्लॉक लेवल तक जो है वो इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को पहुँचाते हैं। हफ्ते में 2 दिन ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, मंगलवार को और एक शुक्रवार को। तो इससे मतलब बहुत सारे मोड्स हैं, मतलब जिसमें मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें ये होता है कि वेदर आगे पहले कैसे रहा, आगे कैसे रहा, आगे जो फार्मर्स हैं वो अपने जैसे इरिगेशन, मतलब खास करके जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मतलब पंजाब हो गया, हरियाणा होगा, इसमें जो ट्यूबवेल का मतलब काफ़ी उपयोग किया जाता है, मतलब जो इरिगेशन के लिए। तो हम लोग उनको कहते हैं कि यार आपने अवॉइड करें, इरिगेशन ना करें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है, ताकि जो ग्राउंड वाटर को भी सेव कर लिया जाए। और फिर जो इसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, जो बारिश का पानी है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वो प्रिपेयर करते हैं। जो मौसम विभाग है वो वेदर की इन्फॉर्मेशन देता है, और जो आपने यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, जो अपने एक्सपर्ट्स लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ के और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के, वो फिर आगे दोनों मिलकर एक एडवाइजरी प्रिपेयर की जाती है, जो कि फार्मर्स को पहुँचाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मतलब IMD का। जैसे कि हम अपनी एक नॉर्मल फोकास्ट देते हैं, उसके साथ साथ ये वाला जो प्रोग्राम है ये 1945 से चल रहा। पहले हम लोग स्टेट लेवल जो अपनी एडवाइजरी इशू की जाती थी, उसके बाद 2008 में 1 जून 2008 में मतलब इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल किया गया और इसको इंटीग्रेट किया गया। क्योंकि पहले जो एडवाइजरी इशू होती थी वो मौसम विभाग भी देता था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी देते थे, यूनिवर्सिटी भी देती थी। तो ये तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया गया, मतलब अपने और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया था 1 जून 2008 में किया गया था। तो अभी जो है बाद में इसका नाम इंटीग्रेटेड एग्रो एडवाइजरी सर्विस यूनिट का नाम चेंज करके GKMS रख दिया, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो अभी जो फार्मर्स हैं, मतलब मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको जिनको जो हम SMS के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू जो है वो अपने मैसेज देते हैं। तो जो हमारा टारगेट है वो है कि इसको विलेज लेवल तक जो है वो पहुँचाना। जी डॉक्टर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी कि हम बात करते हैं सरकार की स्कीमों को लेकर कि सरकार ने ये स्कीम बनाई है, आप अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कहीं नहीं भूल सकते जब तक आम जनता साथ ना दे
कोई भी स्कीम 100% सक्सेस नहीं हो सकती। तो इसमें किस तरह से आम जनता को जोड़ा जा सकता है ताकि जिस तरह की हम जो प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं उन्हें हम आगे कम कर सकें और ज़्यादा ना हो? ये बात बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे ये बात एडमिट करते हैं, लोगों को ऑन बोर्ड लेते भी हैं कि सरकार के पास रिसोर्सेज जो है, डिपार्टमेंट के पास अगर मैं बोलूँ तो बहुत बहुत मिनिस्कुल हैं, बहुत छोटे से हैं जी। तो जब तक लोग ऑन बोर्ड नहीं आएंगे तब तक जो है कुछ खास नहीं होने वाला है। तो एक बड़ी फेमस वो भी है, शेर है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, और लोग आते गए कारवां बनता गया। तो ये कारवां तभी बनेगा जब लोग आएंगे जी। तो जैसे अगर आप कोई भी देखा इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल अभी वन महोत्सव का टाइम आ रहा है, तो इसमें हम लोग इस साल टारगेट कर रहे हैं कि 75,000 प्लांट्स हम प्लांटेशन करेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। इस बार हमने क्या करा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स और दूसरे जो है NSS, NCC, पैरामिलिट्री, मिलिट्रीज को इन्वॉल्व करके हम अलग अलग एरिया लॉकेट कर रहे हैं और हम कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं, हैंड्स हमारे पास इनफाइनाइट नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं। अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे ग्राउंड पे। तो कई ढेर सारे इनिशिएटिव्स, एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इसी तरीके से ढेर सारे इको क्लब्स हैं चंडीगढ़ में, उनको भी हम ऑन बोर्ड लेते हैं, कई एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं, एजुकेट करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग उनको। एंड वेरी ऑफन वी इन्वाइट यू कम एंड वी प्रोवाइड लैंड एंड प्लांट्स ETC, ताकि हम एक साथ मिलकर ज्वाइंटली कर पाएँ। ये तभी आपको जो भी मैं थोड़ी देर पहले डेटा जो चंडीगढ़ का बता रहा था कि जो है हम 21% से 26% से हम 50% क्रॉस कर पाए ग्रीन कवर। ये इसीलिए हो पाया क्योंकि लोग अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी। डिपार्टमेंट अकेले तो नहीं इतना मैसिव काम कर सकता है, तो लोगों के आने से ही हुआ। एक डॉक्टर क्यूब, इसमें जो चैलेंज आता है वो ये रहता है कि प्लांटेशन तो की जाती है, लेकिन जो मेन चैलेंज रहता है उस पौधे को बचाने का रहता है कि उसमें से कितने सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसे हम किस तरह से इस रेशो को हम बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेशक पौधे लगाएं लेकिन वो जीवित भी रहें? ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। कई बार आमतौर से आप देखेंगे प्लांटेशन होता है वो सेरेमोनियल नेचर का रह जाता है कि भाई आप कुछ अफसर से इकट्ठा हुए, प्लांटेशन हुआ और बाद में भूल गए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम पोस्ट प्लांटेशन केयर पे ध्यान दें जी। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, स्पेशली खासकर जो स्कूल कैंपस या कॉलेजेस में होंगे, तो हम ये इंश्योर करते हैं प्रिंसिपल्स के थ्रू कि आप एक एक पौधे को कुछ बच्चों को अडॉप्ट करवाएं जी। जिसने लगाया वो बोल दे कि भाई मेरा ही ये प्लांट है। तो और हम उनको इनकरेज करते हैं कि आप लोग 5 साल 6 साल बाद जब निकल रहे होगे स्कूल से, लौट के आके एक बार देखो। मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें डेवलप करनी पड़ेगी जी। और आप यकीन मानिए, मैंने कई ऐसे कॉलेजेस में, मेरे भी 3 साल 4 साल राधा चंडीगढ़ में हो चुके हैं जी। तो मैं कई कॉलेज जो पहले प्लांटेशन किया, कई बार मैं जाके रैंडम मैं कहता हूँ चलो जरा आप वो का पौधा देखते हैं। इससे क्या होता है ना, थोड़ा लोगों को लगता है कि लोग भी इतने सीरियस हैं कि ये नहीं कि लगा के भूल गए, तो वो लोग इसका टेक केयर करते हैं। इसके अलावा हम लोग हर जगह इनकरेज करते हैं कि आप प्लांटेशन ज़्यादा नंबर में ना करके आप कम नंबर में करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि फेंसिंग के प्रोविज़न हो जी। वो एरिया हर हाल में प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कैटल फ्री एरिया होना चाहिए। नहीं तो आप लगा के गए, वो कैटल आके उसने ग्रेज कर लिया, या नहीं ग्रेज करने लायक है तो उसको कुचल दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं। जैसे अगर आप विभाग में देखेंगी तो जितना हम लोग प्लांटेशन करते हैं वो सारे एरिया प्रॉपर्ली फेंस्ड है। और यही कारण है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले प्लांटेशन मेंशन कर रहा था कि सर्वाइव इसीलिए कर पा रहा है बिकॉज फेंस्ड है, तो कोई थ्रेट नहीं है। और वाटर हम इंश्योर कर देते हैं, उसके लिए हमारे पास इनफ मैन पावर है कि हम पानी दे रहे हैं और कोई डैमेज नहीं कर रहा है। इतनी ही चीज़ें चाहिए पौधे को। बिल्कुल। तो सर्वाइव सर, मनमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, जो ये आज एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर साल हमें कि इस अलग अलग थीम के ऊपर हम लोग काम करते हैं, तो इस तरह की नौबत ही ना आए, हम शायद इस तरह का कोई प्रोग्राम करें ही नहीं, इतना अच्छा हमारा एनवायरनमेंट हो जाए। हाँ जी, अभी जैसे एनवायरनमेंट डे पे मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे आपने जो क्लाइमेट के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो ग्रीन हाउस गैसेस का है। तो जैसे आम पब्लिक है वो छोटी सी भी अगर काम करना, जैसे पेड़ लगाना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन हम घर में बैठ के क्या कर सकते हैं? हम घर में बैठे जो कूड़ा करकट है वो बाहर फेंक देते हैं, तो उसको मतलब जो वो ओपन में ना रखें, घर में भी ढक के रखें, और बाद में उसको प्रॉपर जब बाहर लोग कलेक्ट करने आते हैं गार्बेज वाले, उनको जो है वो दें, तो वो भी एक जो है वो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और साथ में जो आपकी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में मैंने देखा कि वो बहुत ही जो कई बार वो धुआं निकलता रहता है, तो उसकी गाड़ी की भी अगर हम ट्यूनिंग करवाते रहें टाइम टू टाइम, तो पोल्यूशन उसमें से कम निकलेगा, तो उसका भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्लाइमेट के ऊपर जो है वो उसका असर पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान जो आम लोग जो है वो रख सकते हैं जी। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर क्यूब आपने और मनमोहन जी आपने यहाँ पर दी। तो आज की इसमें जो पेशकश थी, इसमें जितना हमने समझा कि बेशक सरकार की तरफ से कितनी ही स्कीम हम लोग
शुरू करें, लेकिन जब तक आम जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक कोई भी स्कीम सक्सेस नहीं हो सकती। जैसा कि डॉक्टर क्यूब ने भी कहा था कि एक धरती ही सिर्फ एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जो आपका घर है, जहाँ जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, या तो आप उसको धीरे धीरे इस्तेमाल कर सकते हैं या आप उसे एक बार बर्बाद कर सकते हैं। एक बहुत ही खास बात, जो एक छोटा सा डाटा है शायद, कि आप एक दिन में 3-3.5 लाख के बराबर ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। उतनी एक अगर आप डेली एक पेड़ लगाएं तो वो शायद 3-3.5 लाख से कम होगा। तो इसी तरह आप छोटे छोटे इनिशिएट करते रहें। जैसा कि मनमोहन जी ने कहा था कि आप कूड़ा बाहर ना फेंकें, आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। आप घर में अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उनकी खाद बना सकते हैं, आप प्लास्टिक को अलग रख सकते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि लोग प्लास्टिक के पैकेट में कूड़ा डाल के फेंकते हैं, जो प्रॉपर उसकी सॉइल नहीं बनती, वो सिर्फ सड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप एक कॉन्ट्री करके इस तरह से एनवायरनमेंट को आप हेल्दी बना सकते हैं। तो आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।